हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड था, जहां हमने आईटीआर फॉर्म्स पे डिस्कशन किया था, वो अपलोड कर दी है। जो भी स्टूडेंट्स एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है। तो हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें हम सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक्स ही अपलोड करें, जिससे शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब अगर हम लोग देखें तो हर एक एंट्रेंस एग्जाम में, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जो क्वेश्चंस है वो बैंक रेट से, इंटरेस्ट रेट से, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज से, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनसे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये बेसिकली किसका पार्ट है? क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक से। ठीक है, बेसिकली हमने इस पूरे नोट्स में ये ड्राफ्ट किया है कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है मार्केट में, और उन्हीं के ये कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पे हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। और उसके पहले मैं एक बात बता दें कि अगर आपको आज के क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखो, सबसे पहले बता रहा है मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। अब मार्केट में जो क्रेडिट का फ्लो होता है, मॉनेटरी टर्म्स में हम बात कर रहे हैं भाई। देखो, अगर उस पर सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करेगा तो उस केस में होगा क्या कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो हो जाएगा, मनी का फ्लो हो जाएगा। उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। कई बार उसको इंक्रीज़ भी करना पड़ता है, कई बार उसको डिक्रीज़ भी करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेंट्रल बैंक ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक, और उन्हीं पे हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है। लिखा है द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। क्लियर, ये चीज़ कह रहा है कि कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है, बेसिकली हम लोग आरबीआई की बात करें, कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्केट में कितना क्रेडिट फ्लो करेगा, मतलब किस वॉल्यूम में फ्लो करेगा और किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये कंप्लीटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेंट्रल बैंक ने दो तरीके से क्रेडिट कंट्रोल एक्टिविटीज़ को फॉलो किया है, और वो दो एक्टिविटीज़ हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। पहला देखो, लिखा है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें तो इसमें पहला हमारे पास मेथड है बैंक रेट, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और तीसरा है वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिससे कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वेरिएबल रिजर्व रेशियो में पहला है सीआरआर, फिर है एसएलआर, फिर है एलएएफ, फिर है आरआरआर। सबके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव मेजर्स तो क्लियर हो गया। क्वालिटेटिव मेजर्स में देखो, ओवरऑल हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स में 7 मेजर्स हैं। रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, इशू ऑफ डायरेक्टिव्स, क्रेडिट रैशनिंग, पब्लिसिटी, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो कई बार हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, और उसमें बोलता है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वालिटेटिव मेजर है क्रेडिट कंट्रोल का, या कौन सा क्वांटिटेटिव मेजर है क्रेडिट कंट्रोल का। तो यहाँ पे आप लोगों को नेम भी लर्न होना चाहिए। क्लियर, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि मार्केट में जो मनी फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज करना होता है, और कई बार उसको डिक्रीज करना होता है। दोनों ही केसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई इन मेजर्स को यूज़ करता है। अब इसमें देखो, सबसे पहला है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब नाम से समझ में आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। बता रहा है कि दीज मेजर्स आर मैक्रो इकोनॉमिक इन इफेक्ट एंड आर यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट सो एज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स कॉज्ड बाय एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो कह रहा है कि जो क्वांटिटेटिव मेजर ये मैक्रो इकोनॉमिक की तरह है। क्यों मैक्रो इकोनॉमिक की तरह है? रीजन बीइंग, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है, एग्रीगेट की बात करता है, वैसे क्वांटिटेटिव मेजर जब भी चेंजेस लाएगा ना, तो वो एग्रीगेट लेवल पे लाएगा, ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे लाएगा। इन मेजर्स को यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। कितना क्रेडिट, मतलब कितने अमाउंट में क्रेडिट फ्लो होगा मार्केट में, इसके लिए इन मेजर्स को यूज़ करते हैं। सो एज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स कॉस्ड बाय एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। आपको पता है कि अगर आपने क्रेडिट को एक्सपैंड किया, बढ़ाया, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा मार्केट में, और कॉन्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो डिफ्लेशनरी प्रेशर आएगा। इसी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा
क्रेडिट आप एक्सपैंड कर देते हो, फ्लो करा देते हो, तो वाइस वर्सा उसको कंट्रोल करना होता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करके कंट्रोल करते हो, और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्सपेंशन करते हो, ठीक है। तो इस केस में जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर पड़ता है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्वांटिटेटिव मेजर्स को यूज़ करता है। क्लियर? दीज मेजर्स ऑल्सो एम एट कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। एंड क्योंकि आप क्रेडिट को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, तो नो डाउट क्रेडिट के वॉल्यूम की बात होगी, साथ ही साथ उसकी कॉस्ट की भी बात होगी। ठीक, इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला बैंक रेट, फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। देखो, बैंक रेट के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि बैंक रेट क्या होता है। जैसे ये है आरबीआई, ठीक, फिर ये है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में कोई भी बैंक ले लो जो कि डायरेक्टली लोगों से डील करता है, और ये है हम लोग, पब्लिक है ये, ठीक। कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेता है तो उस केस में कमर्शियल बैंक को आरबीआई को कुछ ना कुछ इन रिटर्न पे करना होता है, क्योंकि जब आप लोन लोगे तो कुछ ना कुछ तो दोगे ना। तो आरबीआई इस लोन पे जो अमाउंट चार्ज करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बैंक रेट कहते हैं, ठीक। अब मान लो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया और उस पर उनको पे करना है 12%, और ये लोन है 10 लाख का, और कमर्शियल बैंक फर्दर किसी पब्लिक में किसी भी मेंबर को ये लोन दे रहा है 10 लाख का, तो क्या कमर्शियल बैंक इस पर्सन से ये 12% चार्ज करेगा? नहीं। जब भी चार्ज करेगा ना तो उससे ज़्यादा ही चार्ज करेगा, और वो कमर्शियल बैंक पब्लिक से जो चार्ज करता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। ये बात तो सबको पता होगा कि जब भी हम लोन की बात करें तो लोन पे इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है। तो कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेता है उस पे वो जो पे करता है उसको बैंक रेट कहते हैं, या हम कह सकते हैं आरबीआई जो लोन पे अमाउंट या एक्स्ट्रा रेट चार्ज करता है उसको हम कहते हैं बैंक रेट। और कमर्शियल बैंक पब्लिक को जब लोन इशू करता है उस पे रिटर्न में इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। क्लियर? तो इंटरेस्ट रेट किस पे डिसाइड होता है? वो हमेशा डिसाइड होता है बैंक रेट पे। जितना सेंट्रल बैंक चार्ज करता है हमेशा कमर्शियल बैंक उससे बढ़ा करके पब्लिक से चार्ज करेगा। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। लिखा है बैंक रेट इज अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स व्हाइल गिविंग लोन्स टू देम अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज और बाय रीडिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कह रहा है कि कमर्शियल बैंक चाहे तो सेंट्रल बैंक से डायरेक्टली लोन ले सकता है या अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करा सकता है, बट जब भी ऐसा करेगा तो आरबीआई कुछ ना कुछ तो उनसे चार्ज करेगा, और वो क्या चार्ज करता है? बैंक रेट चार्ज करता है। इस बैंक रेट को रीडिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। क्लियर? द बैंक रेट अफेक्ट्स बोथ द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब खुद सोचो कि जैसे ये आरबीआई है, अभी हमने बताया ये कमर्शियल बैंक है और ये पब्लिक है। मान लो कमर्शियल बैंक आरबीआई से 10 लाख का लोन ले रहा है और आरबीआई कह रहा है कि हम इस पे 12% का रेट चार्ज करेंगे, ठीक। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? पब्लिक को फर्दर लोन अलॉट कर सकता है। बट अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो वो इस 12% को 14% कर देंगे। भाई अगर आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो कि पहले 14% था अब कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। तो क्या पब्लिक लोन लेना प्रेफर करेगी? नहीं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा लोग कम से कम क्रेडिट लेना प्रेफर करेंगे। क्लियर? तो अगर आरबीआई चाहे तो वो अपने बैंक रेट के बेसिस पे ही क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। कैसे? सिंपली बैंक रेट अगर बढ़ा देगी तो मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, और अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो वो बैंक रेट घटा देगी। जैसे पहले 12% था, अब 8% कर दे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट 14% से 10% हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में लोन लेना प्रेफर करेंगे। क्लियर? लिखा है द बैंक रेट अफेक्ट्स बोथ द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। द बैंक रेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ पे सेटर टू अदर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक रेट ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। द मनी मार्केट रेट एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू द चेंजेस इन बैंक रेट। The central bank can raise or reduce a bank rate to increase or decrease the money supply in the economy. अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि उनको मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो वो क्या करेंगे बेटा? बैंक रेट को कम कर देंगे। बैंक रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है? बट अगर उनको लगता है कि मनी सप्लाई घटानी है तो मनी सप्लाई घटाने के लिए बैंक रेट बढ़ा देंगे। बैंक रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, लोग कम से कम लोन लेना प्रेफर करेंगे। वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी भी है क्योंकि इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्हेन द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक गोज अप। कह रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट बढ़ा दिया
तो सेंट्रल बैंक से लोन लेने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, विच इन टर्न फोर्सेज द कमर्शियल बैंक टू चार्ज हायर लेंडिंग रेट टू कवर अप देयर इंटरेस्ट कॉस्ट। इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को लोन इशू कर रहा है उस पे वो अपने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देगा। Entrepreneurs feel discouraged to borrow more money when the lending rate of interest charged by commercial bank is high. This would lead to contraction in bank credit and a decrease in money supply in the economy. Clear? कह रहा है कि अगर RBI बैंक रेट बढ़ाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, तो कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। कमर्शियल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो जो एंटरप्रेन्योर है वो कम से कम लोन लेना प्रेफर करेंगे, रीजन बीइंग कि कॉस्ट जो लोन की है वो बढ़ गई। इसकी वजह से जो बैंक क्रेडिट है वो घटेगा और मनी सप्लाई भी मार्केट में घट जाएगा। द रिडक्शन इन मनी सप्लाई विल रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड और मनी एक्सपेंडिचर। क्योंकि मनी सप्लाई घट गया तो डिमांड घट जाएगी और मनी एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा। एज अ रिजल्ट प्राइजेस विल फॉल, क्योंकि डिमांड जब घट रही है, लोग प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट परचेज करना, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोडक्ट की प्राइस भी फॉल करेगी एंड इन्फ्लेशन विल बी चेक्ड। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन की एक सिचुएशन बनी वो कंट्रोल हो जाएगी। सेंट्रल बैंक फॉलोज दिस डियर मनी पॉलिसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टू कंट्रोल जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? तो सिंपली यही चीज़ कह रहा है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी फ्लो हो जाता है, तो उस केस में सेंट्रल बैंक सिंपली बैंक रेट बढ़ा देगा। खुद सोचो ना, अगर सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा रहा है तो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अगर कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो जो एंटरप्रेन्योर पहले लोन लेना प्रेफर करते थे अब वो लोन नहीं लेंगे, रीजन बीइंग कि उनकी कॉस्ट बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो वो लोन कम से कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो बैंक क्रेडिट, जो मार्केट में पैसे का फ्लो है वो कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी, प्राइस घट जाएगा, प्राइस घट जाएगा, इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। और इस पॉलिसी को कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। एंड जस्ट इसका रिवर्स, उसको हम लोग कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। द रिवर्स विल हैपन व्हेन द बैंक रेट इज रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। दिस इज कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब जैसे इसमें ये चीज़ कह रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि मार्केट में डिप्रेशन है तो वो क्या करेंगे, अपने बैंक रेट को घटा देंगे। बैंक रेट को घटाएंगे तो इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट घटा देगा। सिंपली जो एंटरप्रेन्योर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी एंड सिंपली जो हमारा डिप्रेशन का एक फेज है वो करेक्ट हो पाएगा। और इस पॉलिसी को हम लोग कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। क्लियर? तो ये पूरा बैंक रेट का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं बैंक रेट आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है ना कि आप लोग को बैंक रेट का मतलब ही नहीं समझ में आता है, जिसकी वजह से आप लोग एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट कर पाते। एंड बैंक रेट बहुत सिंपल सी चीज़ है। बैंक रेट में सिर्फ इतना कह रहा है कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो सेंट्रल बैंक जो रेट चार्ज करता है उसी को हम कहते हैं बैंक रेट, और कमर्शियल बैंक पब्लिक से जो रेट चार्ज करता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है देख लेते हैं कि सिंपली इसमें जो सेंट्रल बैंक है ना, अगर उनको क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट इंक्रीज करना होता है तो सिंपली वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदते या बेचते हैं मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने से भी मनी का फ्लो होगा, है ना। तो उस केस में वो बहुत ही ईजिली क्रेडिट को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाते हैं। लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर टू डेलिबरेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। तो बेसिकली यहाँ सेंट्रल बैंक किन से बाय या सेल कर रही है, पब्लिक से। By doing so, the central bank can increase or decrease cash reserves of the banks. कैसे? देखो, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से खरीदती है तो वो मार्केट में या इकोनॉमी में क्या करेंगे, मनी का फ्लो कराएंगे, पैसा देंगे ना खरीदने के लिए। तो जैसे ही मनी फ्लो करेगा अल्टीमेटली मार्केट में क्रेडिट इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे मार्केट में पैसा रहेगा तो बहुत ही ईजिली लोग उससे उधार ले सकते हैं। एंड अगर वो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, अगर सेंट्रल बैंक पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती हैं तो पब्लिक परचेज करेगी। अगर पब्लिक परचेज करेगी तो पब्लिक किसको पे करेगी, सेंट्रल बैंक को पे करेगी। तो ये क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक मार्केट से मनी फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, मतलब पैसे को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? अगर मनी फ्लो ज़्यादा नहीं होगा तो क्रेडिट भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकता, अल्टीमेटली क्रेडिट को वो कंट्रोल करेंगे।
Open market operation is an important instrument of stabilizing the general price level. It affects the money supply directly and rate of interest indirectly. Clear? तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो ये भी एक मेथड है या एक मेजर है क्रेडिट कंट्रोल का, और इससे वो क्या करते हैं, मनी सप्लाई को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। चाहे तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे तो मनी सप्लाई डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मनी सप्लाई मतलब अगर मार्केट पे बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो उसी के बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। When the central bank sells securities to the public, देखो अभी जो पॉइंट हमने ऊपर समझाया है ना, वही चीज़ यहाँ मेंशन भी किया है कि when the central bank sells securities to the public, commercial banks and other financial institutions in the open market, money flows from them to central bank। कह रहा है जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ बेचेगा, किसको, चाहे पब्लिक को, चाहे कमर्शियल बैंक को, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उस केस में पैसा कहाँ जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा ना, क्योंकि वो बेच रहे हैं। जब वो बेच रहे तो उनसे कोई खरीदेगा तो अल्टीमेटली उनको पैसे देगा। दिस रिड्यूसेस द डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक, विच इन टर्न रिड्यूसेस देयर एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। अब इससे क्या हो रहा है कि जब पैसे का फ्लो सेंट्रल बैंक के पास जा रहा है तो डिमांड डिपॉजिट मतलब जो पैसे की होल्डिंग, एक तरह से समझो इन शॉर्ट कि जो पैसे की होल्डिंग पब्लिक के पास है या बैंक के पास है वो कम होगी। अगर पैसे की होल्डिंग कम होगी तो क्रेडिट का फ्लो भी कम होगा। Thus the sale of securities by the central bank leads to a decrease in quantity of money supply in the economy। तो सेंट्रल बैंक ने जैसे ही सिक्योरिटीज सेल की उसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम हुआ। अगर मनी सप्लाई कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक, मनी सप्लाई कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा, और क्योंकि एग्रीगेट डिमांड घट गया तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? एंड जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई मार्केट में, ये जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी थी उसको आप कंट्रोल कर ले गए। मतलब सेंट्रल बैंक ने बेसिकली सिक्योरिटीज़ को सेल तब करना है जब उनको क्रेडिट कंट्रोल करना है। क्लियर? और क्रेडिट कंट्रोल का एकदम सिंपल सा फंडा है कि वो मार्केट में सिक्योरिटीज सेल करेंगे। जैसे ही सिक्योरिटीज सेल करेंगे मनी का फ्लो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। जैसे ही मार्केट से पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड जो पैसे की है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, इन्फ्लेशन है मार्केट में, वो कंट्रोल हो पाएगा। क्लियर? जस्ट इसका वाइस वर्सा हम लोग देखेंगे जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ परचेज करता है। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा तो मनी फ्लो कहाँ से आएगा, कमर्शियल बैंक से या पब्लिक से, कमर्शियल बैंक के पास या पब्लिक के पास मनी फ्लो करेगा ना। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक यहाँ पे परचेज कर रहा है तो सेंट्रल बैंक को पैसे देने होंगे, किसको, आइदर पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को। दिस इंक्रीजेस कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स एंड हेल्प्स टू एक्सपैंड क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस एंड डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। इन दिस वे सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज during the period of prosperity and purchasing government securities during the period of recession or depression controls the credit activities of the commercial bank। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ याद रखना कि सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको क्रेडिट को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो वो सिक्योरिटीज सेल करेंगे, अगर बढ़ाना है तो सिक्योरिटीज परचेज करेंगे। होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। अब बेसिकली इसमें देखेंगे ना तो ये वेरिएबल रिजर्व रेशियो है जिसमें हम लोग को कई सारा पॉइंट्स देखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है, चाहे CRR से आएगा, चाहे SLR से आएगा, रेपो रेट से या रिवर्स रेपो रेट से। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना इन्हीं टॉपिक से आते हैं। देखो यहाँ मेंशन किया कि लॉर्ड जेम्स कीन्स हैज पॉपुलराइज्ड दिस एज अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। तो आप लोगों को नाम याद रखना है कि अगर वेरिएबल रिजर्व रेशियो की बात करें कि ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो JM कीन्स ने किया। अब इसमें देखो सबसे पहला है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि जो कमर्शियल बैंक होता है ना, उनको अपने डिमांड डिपॉजिट का एंड टाइम डिपॉजिट का, किसकी बात करें यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट का कुछ पोर्शन एज अ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को अचानक से पेमेंट करना पड़ जाता है, तो उनके पास इतना सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस कैसे वो मेंटेन करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। क्लियर? तो अगर हम लोग CRR की बात करें, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो की, तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखती है, सेंट्रल बैंक के पास, जो कि कौन है, RBI है। क्लियर? तो ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सेंट्रल बैंक अगर चाहेगा तो वो मार्केट में क्रेडिट
इंक्रीज कर सकता है। कैसे? सिंपली वो CRR को कम कर दे। जैसे अगर मान लो CRR 10% है तो इस केस में 90% ही अमाउंट कमर्शियल बैंक मार्केट में क्रेडिट इशू कर सकता है। क्लियर? अब सेंट्रल बैंक मान लो ये 10% के रिजर्व को घटा करके 5% कर दे तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक 90% से 95% तक क्रेडिट मार्केट में फ्लो करा सकते हैं, है ना। तो अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो वो क्रेडिट को इंक्रीज कर सकती है। कैसे? बाय डिक्रीजिंग CRR और बाय डिक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो। और अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो वो क्रेडिट को डिक्रीज भी कर सकती है, मतलब क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है। कैसे? पहले CRR का रेट 10% था, अब 15% कर दे। अगर वो 15% करेंगी तो कमर्शियल बैंक जो पहले 90% इशू कर रही थी मार्केट में, अब सिर्फ 85% तक ही क्रेडिट फ्लो करा पाएंगी। तो यहाँ क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना क्रेडिट का। तो सेंट्रल बैंक सिंपली क्या करेगी? अगर उनको क्रेडिट इंक्रीज करना है तो वो CRR कम कर देंगी एंड वाइस वर्सा। दैट इज अगर उनको क्रेडिट डिक्रीज कराना है, मतलब क्रेडिट कंट्रोल करना है मार्केट में, तो वो CRR को इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा, कमर्शियल बैंक की जो एक लिमिटेशन है क्रेडिट को फ्लो कराने की वो डिक्रीज हो जाएगी। रीजन बीइंग कि जो रिजर्व पहले मान लेते 10% था, अब वो 15% है। तो जब कमर्शियल बैंक के हाथ में वो 5% पैसा कम आ रहा है तो वो मार्केट में उतना ही पैसा कम इशू भी कर पाएगी। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट देखो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया आप लोगों के लिए कि this amount cannot be used by banks for lending activities, therefore the amount available for lending gets reduced to the extent of CRR. This reserve ratio is changed to regulate credit. It directly affects the lending capacity of the banks and the rate of interest charged by banks. An increase in CRR leads to contraction of credit, मतलब CRR अगर बढ़ गया तो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इंक्रीजिंग इन लेंडिंग इंटरेस्ट रेट एंड अ रिडक्शन इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर क्रेडिट घटेगा तो बट ऑब्वियस इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा एंड मनी सप्लाई मार्केट में घट जाएगी। दिस कैन रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। एंड जस्ट इसका रिवर्स है, डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो लीड्स टू एन एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, जिससे हमारा इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में। When central bank wants to reduce money supply, अगर मनी सप्लाई घटाना है तो सिंपली CRR को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे and it will reduce to expand the quantity of money. It is a very effective instrument as it affects the base of credit creation. Most of the time central bank इसी मेथड को यूज करती है, वो CRR को ही इंक्रीज और डिक्रीज करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज SLR। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी अप्रॉक्स CRR जैसा ही है, बस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में हमें अपने डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को रिजर्व नहीं करना होता है, बल्कि ये चीज़ बता रहा है कि इन एडिशन टू CRR द कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद RBI इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, जैसे इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। मतलब जो भी हमारा डिमांड डिपॉजिट होगा प्लस टाइम डिपॉजिट होगा, ऊपर क्या था कि उसका कुछ परसेंटेज आपको रिजर्व बैंक के पास मेंटेन करना होता है। बट SLR में ऐसा नहीं होता है। SLR में क्या होता है कि इसका कुछ परसेंटेज आपको लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना होता है। और लिक्विड एसेट कौन सा हो सकता है? कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हो सकती है। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। This amount is kept in reserve to invest in government securities, as every commercial bank has to maintain these investments. Hence, it is not available to bank for lending purposes. तो बेसिकली क्या है कि ये रिजर्व आप क्यों रख रहे हो? सो दैट आप किसी न किसी फर्दर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सको एंड इस पैसे को आप, मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो लेंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकती। क्लियर? यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंट्रल बैंक को क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा तो क्रेडिट कंट्रोल के लिए SLR इंक्रीज कर देंगे, और क्रेडिट को इंक्रीज करना होगा मार्केट में तो सिंपली वो SLR का रेट डिक्रीज कर देंगे। क्लियर? यही चीज़ हमने यहाँ मेंशन की है जिसको आप लोग को रीड करना है। ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसे CRR है, बस CRR में बेसिकली क्या करना है, याद रखना कि डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज मेंटेन करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। एंड SLR में इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, एंड फिर वो लिक्विड एसेट आपको मेंटेन करना होता है RBI के पास। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेपो रेट और परचेज रेट। देखो ये बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ऊपर हमने बताया था ना कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है LAF। इसका फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसी को हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं या परचेज रेट के नाम से जानते हैं। रेपो रेट और रीपर्चेज रेट इज दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड।
अब आप लोग बोलोगे कि मैम कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से पैसे बोरो करता है तो उस पे तो सेंट्रल बैंक रेट चार्ज करता है और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। बिल्कुल। तो फिर यहाँ इस कॉन्सेप्ट को रेपो रेट का नाम क्यों दिया गया? यहाँ ये चीज़ देखो कि यहाँ पे भी कमर्शियल बैंक है, यहाँ पे भी सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक आरबीआई से मनी बोरो कर रहा है, बट ये मनी कितने टाइम के लिए बोरो कर रहा है? शॉर्ट पीरियड के लिए। एंड साथ ही साथ एक और चीज़ मेंशन की गई है, बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक विद एन अग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम एट अ फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब सिंपली यहाँ पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जाके पैसे नहीं उधार ले रहा है। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है ना कि आरबीआई को अपनी कुछ सिक्योरिटीज सेल कर रहा है। तो जब वो सिक्योरिटीज सेल कर रहा है तो आरबीआई पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक को, है ना। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ रहे हैं सेंट्रल बैंक से। और कमर्शियल बैंक ये भी प्रॉमिस कर रहा है कि कुछ टाइम बाद जैसे ही हमारे पैसे की नीड पूरी हो जाएगी, हमने जो आपको सिक्योरिटीज़ बेची है वो वापस से रीपरचेज कर लेंगे। क्लियर? इसीलिए इसको हमने नाम दिया रेपो रेट का। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा कि बैंक रेट में और रेपो रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बैंक रेट में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे उधार लेता है। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे उधार ले रहा है बट अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके, मतलब आपने बदले में कुछ दिया ना, आपने सिक्योरिटीज सेल किया और बदले में उनसे पैसे लिए, और यहाँ पे आप इस बात का कमिटमेंट कर रहे हो कि फ्यूचर में यही सिक्योरिटीज़ हम वापस आपसे रीपर्चेज कर लेंगे। तो जो थोड़े टाइम के लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी, हमने आरबीआई से ले लिया, उसको यूज़ किया और फर्दर अपनी सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पे जो रेट है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रेपो रेट और परचेज रेट। एंड जस्ट इसका रिवर्स है, रिवर्स रेपो रेट। लिखा है रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज फंड्स फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। जस्ट उसका रिवर्स है। यहाँ पे आरबीआई बोरो कर रहा है किससे? कमर्शियल बैंक से। द कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि डायरेक्टली पैसे नहीं उधार ले रहे। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? उनके पास जो एक्सेस फंड अवेलेबल है वो शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर दे रहे हैं और अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? पैसे दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, है ना। फिर से समझो, हमने बोला कि कमर्शियल बैंक अपने शॉर्ट टर्म एक्सेस फंड को किसके पास डिपॉजिट करा है? सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक को पैसे की ज़रूरत थी, सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ गया और सेंट्रल बैंक इसके बदले में जो पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसे उधार ले रहा है बट डायरेक्टली पैसे नहीं उधार लेकर के कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस फंड्स को सिंपली सेव कर दे रहा है सेंट्रल बैंक के पास। तो यहाँ कमर्शियल बैंक को इन रिटर्न क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है? तो रेपो रेट में एंड रिवर्स रेपो रेट में अब याद रखना कि डायरेक्टली पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक सिंपली क्या कर रहा है कि शॉर्ट पीरियड के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी तो वो मार्केट से पैसे ना उधार लेकर के अपनी कुछ सिक्योरिटी सेल कर दे रहा है सेंट्रल बैंक को, और बाद में जैसे ही उनके पैसे की नीड पूरी हो जाएगी वो सेंट्रल बैंक से उसको रीपर्चेज कर लेंगे। तो खुद सोचो, जब वो सेल कर रहा है तो सेंट्रल बैंक उनको पैसे दे रहा है ना, उनके पैसे की नीड पूरी हो गई। और रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे की ज़रूरत थी तो उन्होंने क्या बोला कमर्शियल बैंक को कि आपके पास जो भी एक्सेस फंड है वो आप हमारे पास सेव कर दो और बदले में हमसे इंटरेस्ट ले लो। तो जब वो आप सेव करो, कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक के पास पैसे सेव करे तो सेंट्रल बैंक को पैसे मिल गए शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, और उसके बदले उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया जिसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब देखो आगे लिखा है रिवर्स रेपो रेट इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू अब्सॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी व्हेन इट फील्स दैट देयर इज टू मच मनी फ्लोटिंग इन द मार्केट इट इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट मीनिंग दैट द सेंट्रल बैंक विल पे अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक्स फॉर डिपॉजिटिंग मनी विद इट। ठीक है, सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट सेंट्रल बैंक क्यों यूज़ करता है? सो दैट अगर वो चाहे तो जो क्रेडिट का फ्लो है वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर उनको कभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है, फंड्स हैं, उनको हमें कम करना है तो सिंपली वो क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक ये अनाउंस कर देगा कि हमने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो अगर कमर्शियल बैंक को पता चला कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा है, मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करेगा सेंट्रल बैंक के पास तो उनको पता है कि उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। भाई जब पब्लिक भी उतना डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं दे रही है जितना सेंट्रल बैंक दे रही है तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना सेव करेगी सेंट्रल बैंक के पास, है ना।
An increase in the reverse repo rate causes the banks to transfer more funds to the central bank because banks earn attractive interest rate and also their money is in safe hands. This results in the money withdrawn out of the banking system, thus banks are left with lesser fund. अब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना सेव करेंगे सेंट्रल बैंक के पास क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिलना है और वो सेफ हैंड्स में भी है. Thus by lowering repo rate, central bank injects liquidity in the banking system and by increasing reverse repo rate, it absorbs the liquidity from the banking system. ठीक है, तो सिंपली रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे की हेल्प से जैसे ही रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा सिंपली बैंकिंग सिस्टम से जो लिक्विडिटी वो अब्जॉर्ब किया जा सकता है. एंड अगर आप रेपो रेट लोअर करोगे तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रल बैंक इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम. क्योंकि रेपो रेट कब यूज़ हो रहा था, जब कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत थी, और रिवर्स रेपो रेट कब यूज़ हो रहा है, जब सेंट्रल बैंक को पैसे की ज़रूरत है. क्लियर. तो यहाँ से होपफुली आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा. हम फिर से इन शॉर्ट बता देते हैं कि रेपो रेट अगर देखें तो यहाँ कमर्शियल बैंक पैसा लेती है सेंट्रल बैंक से, बट कैसे लेती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके. तो अब आप लोग को क्लियर होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या कॉन्सेप्ट है. रेपो रेट में बेसिकली कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से. ठीक है, बैंक रेट में भी यही होता है, बट बैंक रेट में बेसिकली आप मॉनेटरी टर्म्स में फंड ले रहे हो, बट यहाँ कमर्शियल बैंक लोन लेता है शॉर्टर पीरियड के लिए एंड अपनी सिक्योरिटी सेल करता है. सिक्योरिटी सेल करके पैसे लेता है सेंट्रल बैंक से और बाद में उन्हीं सिक्योरिटीज़ को रीपरचेज कर लेता है. तो जिस रेट पे ये होता है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं. और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक बोरो करता है फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड्स होता है ना वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करती है और बदले में जो उनको इंटरेस्ट के फॉर्म में अमाउंट मिलता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. तो होपफुली अब ये टॉपिक तो सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर. वैसे तो इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में अगर देखो तो डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन सा क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है. तो ये नाम आप लोग को याद होना चाहिए और थोड़ा बहुत बेसिक पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. दीज मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द यूज ऑफ क्रेडिट. दे डू नॉट इफेक्ट द इंटायर इकॉनमी. अगर इसकी बात करें तो इसका इम्पैक्ट कभी भी एग्रीगेट सेंस में नहीं होता, मतलब होल इकॉनमी में नहीं पड़ता, इसलिए ये मैक्रो टर्म्स में नहीं यूज़ होकर के माइक्रो टर्म्स में यूज़ होगा. दे हेल्प टू डाइवर्ट द फंड फ्लो ऑफ फंड्स टू द डिजायरेबल एंड प्रोडक्टिव यूजेस. दीज मेथड्स आर नोन एज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स. पहला है रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, फिर है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, इशू ऑफ डायरेक्टिव्स, क्रेडिट रैशनिंग, पब्लिसिटी, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन. ये ओवरऑल 7 ऐसे मेजर्स हैं जो कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं बाय सेंट्रल बैंक सो दैट मार्केट में जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल किया जा सके. ठीक है, बट इसका इम्पैक्ट कभी भी याद रखना एग्रीगेट नहीं होता है, होल इकॉनमी पे नहीं होता है. सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल दें कि जैसे मान लो हमारे पास 10 लाख की ज्वेलरी है और ये हम जाएं बैंक के पास मॉर्टगेज करने के लिए, मतलब गिरवी रख करके इसके बदले अगर हम पैसा लेंगे तो क्या बैंक हमें पूरा का पूरा 100% अमाउंट देगी? कभी भी नहीं. वो कहेगी कि इसका 80% अमाउंट हम आपको देंगे और बाकी 20% हम मार्जिन अपने पास रखेंगे. क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ पोर्शन वो रिजर्व करके रखते हैं, मतलब कुछ अमाउंट वो आपको नहीं पे करते हैं और कुछ 80% 70% वो आपको वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी पे करते हैं. लिखा भी है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन द लोन वैल्यू फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय अ बोरोअर. द लोन वैल्यू फॉर सिक्योरिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द मार्जिन रिक्वायरमेंट. यहाँ एग्जाम्पल भी हमने मेंशन कर दिया है कि लेट्स से मार्केट वैल्यू जो है 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वो 30,000 है और मार्जिन रिक्वायरमेंट 25% है. द लोन वैल्यू ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी ₹22,500. क्यों? क्योंकि 25% तो बैंक ने होल्ड कर लिया और बाकी 75% आपको इशू कर दिया. और ऐसा ही रियलिटी में भी होता है ना. बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ परसेंट वो अपने पास स्टोर करके रखते हैं. इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज, प्रीशियस मेटल्स एंड रियल आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर ग्रांटिंग लोन्स. कह रहा है कि अगर बैंक को लोन ग्रांट करना होता है तो इनमें से आप कोई भी चीज़ दे करके लोन करा सकते हो. इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंजेस द लोन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. आप खुद सोचो कि अगर आपको पता है कि 80% आपको मिलेगा और 20% बैंक होल्ड करके रखेगी. ठीक है, बाद में अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है
सेंट्रल बैंक को, तो वो 20% की मार्जिन को 25% कर दे, तो लोग क्या करेंगे, कम से कम लोन लेना प्रेफर करेंगे, है ना। डिमांड फॉर लोन्स कैन बी डिस्करेज्ड बाय इंक्रीजिंग द मार्जिन एंड वाइस वर्सा। Central bank is a power to determine the margin requirements. It is very effective instrument used to control speculative activities both in commodity market as well as money and capital market. तो सिंपली अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि क्रेडिट किसी तरीके से इंक्रीज हो गया, उसको कंट्रोल करना है, तो वो मार्जिन को इंक्रीज कर देंगे। एंड अगर क्रेडिट मार्केट में आपको फ्लो कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाह रहे हो कि और क्रेडिट फ्लो हो, तो उस केस में रिवर्स मार्जिन रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। मतलब सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट को 15% कर देगी। तो लोगों को पता होगा कि ठीक है, अगर अब हम लोन लेंगे तो हमें 85% तक लोन मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेना प्रेफर करेंगे। क्लियर। तो ये तो मार्जिन रिक्वायरमेंट था। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट। दिस टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज यूज्ड टू रेगुलेट द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच कंज्यूमर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट एंड हायर परचेज फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अब देखो, बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिनको हम लोग इंस्टॉलमेंट पे या हायर परचेज पे परचेज करते हैं। इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज पे परचेज करने का मतलब कि हमने डाउन पेमेंट किया और बाकी अमाउंट की EMI बनवा ली, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे अगर मान लो हम लोग को कार परचेज करना है, लैपटॉप परचेज करना है, तो बहुत सारे केसेस में आप लोग देखोगे कि वन टाइम अमाउंट ना पे करके हम लोग हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम अप्लाई करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए कंज्यूमर क्रेडिट का मेजर अप्लाई करता है सेंट्रल बैंक, कि अगर उनको क्रेडिट कंट्रोल करना होता है तो वो क्या करते हैं कि जो डाउन पेमेंट के अमाउंट है उसको बढ़ा देंगे। मतलब वो ये फिक्स रहता है ना कि जितना भी अमाउंट है उसका 20% या 30% डाउन पेमेंट करना और बाकी अमाउंट की आप EMI बनवा सकते हो। तो अगर सेंट्रल बैंक को क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो वो क्या करेंगे, डाउन पेमेंट का रेशियो बढ़ा देंगे। भाई डाउन पेमेंट बढ़ जाएगा, अगर आपको पता होगा कि आपको ज़्यादा डाउन पेमेंट करना होगा तो नो डाउट आप परचेजिंग कम से कम करोगे। एंड जैसे आपको पता चलेगा कि डाउन पेमेंट कम है, 10% है, 5% है, बाकी की हम EMI बनवा सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में परचेजिंग कर पाएंगे। क्लियर। तो अगर सेंट्रल बैंक को क्रेडिट कंट्रोल करना होगा तो उस केस में वो क्या करेंगे, डाउन पेमेंट की अमाउंट बढ़ा देंगी या परसेंटेज बढ़ा देंगी। एंड वाइस वर्सा, अगर मार्केट में आप चाहते हो कि क्रेडिट फ्लो करे, मतलब अगर RBI को लगता है कि क्रेडिट फ्लो कराना है तो वो डाउन पेमेंट का रेशियो कम करेंगे। डाउन पेमेंट का रेशियो जैसे ही कम होगा उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करेंगे क्रेडिट पे। क्लियर। In developed and in developing countries, substantial part of the credit is used for consumable durable goods, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर, computers, microwave ovens, domestic furniture, etc. when they are purchased on hire purchase or installment credit system. Excess as well as insufficient demand for these items disturb the production. To avoid this problem, consumer credit is required to be regulated. क्लियर। अगर मान लो इन आइटम्स के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड हो या बहुत कम डिमांड हो तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी, बट ऑब्वियस डिस्टर्ब होगी। तो इसके लिए ना एक सिस्टम फॉलो किया गया, EMI सिस्टम, सो दैट जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं वो भी EMI पे परचेज कर पाए। दिस मेथड और टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिटरमाइनिंग द मिनिमम डाउन पेमेंट, मतलब जिसको हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं ना, एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ पेमेंट, दैट इज मैक्सिमम equated monthly installment, that is EMI. In order to check consumer credit, the central bank may increase the minimum down payment and reduce the maximum period of payment by reducing the number of EMI. This will discourage the prospective buyer. On the other hand, a lower down payment and more number of installment will encourage them. हम लोग भी जब परचेज करते हैं उधार पे, मान लो कुछ EMI सिस्टम पे, तो हमारा मोटिव यही रहता है ना कि डाउन पेमेंट कम ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की इंस्टॉलमेंट बना दी, EMI बना दी, तो हम लोग कंफर्टेबल होते हैं परचेज करने में। मतलब जो बेसिकली सैलरीड पर्सन है उनको यही चाहिए। बट अगर आपकी डाउन पेमेंट ज़्यादा होगी और जो EMI की इंस्टॉलमेंट है वो भी अमाउंट ज़्यादा होगी, प्लस टाइम पीरियड कम होगा, तो उस केस में लोग कम से कम परचेजिंग करना प्रेफर करेंगे। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल था, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, क्योंकि ये हम लोग अपने रेगुलर यूज़ में देखते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है इशूइंग डायरेक्टिव्स। रिसेंटली द सेंट्रल बैंक्स हैव स्टार्टेड इशूइंग डायरेक्टिव्स टू कमर्शियल बैंक्स। इन दिस मेथड द सेंट्रल बैंक इशूज डायरेक्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ ओरल और रिटन स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इन द न्यूज़पेपर, अपील एंड वार्निंग इन ऑर्डर टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. It may ask commercial bank to be liberal in granting loan so that the credit policy followed by them is in harmony with the overall monetary policy followed by the commercial bank. अब यहाँ तो सिंपली सेंट्रल बैंक क्या करता है ना, डायरेक्टिव इशू कर देता है कि देखिए कमर्शियल बैंक आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इतना क्रेडिट पॉलिसी मार्केट में देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे उनको लेकर के लिबरल रहना है. और अगर कमर्शियल बैंक ना भी चाहे तो भी उनको ये डायरेक्टिव्स फॉलो करने पड़ते हैं.
नेक्स्ट है क्रेडिट राशनिंग. इन दिस मेथड द सेंट्रल बैंक मे impose a ceiling on the loans and advances to regulate and control the purpose for which credit is offered by the commercial banks. This is done so that industries do not indulge in speculation and shortages and black marketing can be avoided. अब इसमें क्या कह रहा है कि सेंट्रल बैंक यहाँ ना लोन्स एंड एडवांसेस पे एक सीलिंग मतलब एक लिमिट इम्पोज कर देगा कि हर एक कमर्शियल बैंक इतना मतलब जैसे अगर मान लो उन्होंने लिमिट लगाई कि हर एक कमर्शियल बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं, ओनली 50 लाख. तो यहाँ से भी तो आपने कंट्रोलिंग कर दी ना क्रेडिट की, क्योंकि एक ही कमर्शियल बैंक करोड़ों के लोन इशू कर रहा है, उस केस में प्रॉब्लम है. सेंट्रल बैंक ने क्या किया, एक सीलिंग एक लिमिट बना दी. क्लियर. Under this method, the credit is rationed by limiting the amount available to each applicant. Credit rationing is done through during times of monetary shortage and declining gold reserves. तो ये भी सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक एक लिमिट लगा देगा और उस लिमिट के बियॉन्ड जाकर के कोई भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट इशू नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारा है पब्लिसिटी. द सेंट्रल बैंक मे एम्प्लॉय पब्लिसिटी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल नॉट ओनली फॉर इन्फ्लुएंसिंग द क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स बट ऑल्सो टू एडुकेट एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री. The published literature makes it easy for the commercial banks and the public at large to anticipate future changes in the monetary and credit policies of central bank. तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी न किसी मोड में सेंट्रल बैंक अपनी पूरी गाइडलाइन बता दे रहा है कमर्शियल बैंक को एंड पब्लिक को, एंड उसी के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से क्रेडिट पॉलिसी मार्केट में चलेगी. क्लियर. देन हमारा मॉरल सुएशन है. मॉरल सुएशन implies persuading the commercial banks by the central bank to cooperate with it in following a proper credit policy more rigorously. This method of credit control is used by central bank in many countries और ये psychological instrument है. In recent years this method has become more effective as the commercial banks are apprehensive of stronger measures. मतलब basically इसमें क्या करते हैं ना मॉरल सुएशन में कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के साथ कोऑपरेट करता है, उनसे पूछ लेता है कि किस तरीके से हमें क्रेडिट पॉलिसी मार्केट में चलानी है एंड किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मार्केट में फ्लो कराना ज़रूरी है. तो यहाँ बेसिकली मॉरल सुएशन में क्या होता है ना कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के साथ कोऑपरेट करता है और उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है. क्लियर. Last is direct action. A central bank may adopt the technique of direct action against the defaulting commercial banks or which fails to follow the directives given by it. This method can be used to enforce both quantitative and qualitative credit control and is generally used not in isolation but as a supplement to other method. तो direct action मतलब क्या है कि अगर कुछ कमर्शियल बैंक्स मतलब अभी ऊपर हमने बताया था ना कि डायरेक्टिव इशू करता है सेंट्रल बैंक, वो हर एक कमर्शियल बैंक को फॉलो करना होता है. अगर कोई कमर्शियल बैंक फॉलो नहीं कर रहा है ना तो उस केस में सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है उस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक पे. क्लियर. इसीलिए देखो हमने बताया था कि ये जो मेथड्स है ना रिलेटेड टू क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इनके सिर्फ नाम पूछते हैं, बट स्टिल हमने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि सबका मतलब क्या है. रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि एक पर्टिकुलर मार्जिन जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो जो भी हम चीज़ें कोलेटरल कर रहे हैं, मॉर्टगेज कर रहे हैं, उसमें कुछ परसेंट बैंक होल्ड कर लेता है और कुछ परसेंट वो कैश में हमें प्रोवाइड करता है. देन रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट की बात करें तो ये ईएमआई सिस्टम वाले की बात करा है. इशू ऑफ डायरेक्टिव्स सिंपल था, क्रेडिट रैशनिंग, पब्लिसिटी, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन. इन पांचों में ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव्स की, पब्लिसिटी की, एडवर्टीजमेंट की, और उसी के थ्रू कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के रूल्स को फॉलो करता है एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी करता है. क्लियर. तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, जिसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स हमें पढ़ना था. अब ये दोनों ही कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बीकॉम सेमेस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत रेलिवेंट है. इनफैक्ट ये बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछता है यहाँ से. ठीक है, यूजीसी नेट में से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है. अब हम उम्मीद करते हैं कि हमने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया होगा. हमने नोट्स भी प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दिए हैं. पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. एंड स्टिल अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा ना तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो. सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.